मध्य प्रदेश चाहे खेलों की दृष्टि से देखा जाए या फिर इंडस्ट्रीज की दृष्टि से देखा जाए, पिछले कुछ वर्षों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और इनके पीछे अगर बात की जाए तो सरकार की कई सारी नीतियां हैं। और इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार में सेक्रेटरी एंड कमिश्नर एमएसएमई और साथ ही साथ सेक्रेटरी यूथ एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर पी नरहरि जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2001 मध्य प्रदेश बैच के आईएएस हैं और ना ही केवल आईएएस बल्कि इनके पढ़ाए 400 से ज़्यादा विद्यार्थी जो है वो आज की डेट में टॉप सरकारी पदों पर है। 2017 में टॉप 10 आईएएस में जो है शामिल रहे हैं और भी कई सारे सामाजिक काम जो है इन्होंने किए हैं। आइए बात करते हैं इनसे। सबसे पहले सर, हाल ही में जो है एमपी में मध्य प्रदेश में एमएसएमई समिट का आयोजन किया गया। 1000 से ज्यादा नए एंटरप्रेन्योर्स को जोड़ा गया और ना ही केवल इतना, 52 जितने भी यहाँ पर जिले हैं सबकी इन्वॉल्वमेंट उसमें रही। सर, बड़ी अचीवमेंट देखने को मिल रही है। कैसे इस पूरी योजना को चलाया गया सर? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमको समय समय पर जो निर्देश दिए जाते हैं, जिसमें उनका सबसे ज़्यादा फोकस लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों का जाल फैलाना चाहिए और मध्य प्रदेश में युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए ऐसे नीतियों का निर्माण करना चाहिए, ऐसी योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। उसको मूर्त रूप देते हुए एमएसएमई विभाग कई सारे गतिविधियां कर रहा है। उसमें एमएसएमई समिट भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रहा है और इस समिट के माध्यम से हमने उद्योग जगत से जुड़े हुए सभी लोगों को जोड़ा है और इसके साथ साथ जो युवा जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ है, जो अपना खुद का उद्योग लगाना चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उन सबको जोड़ते हुए हमने इस समिट का आयोजन किया और बहुत ही सफलतापूर्वक इस समिट के माध्यम से हमने बहुत सारे युवाओं को ये मार्गदर्शन देने में हम सफल रहे हैं कि कैसे अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन किस तरह से जमीन उपलब्ध कराता है, किस तरह से सब्सिडियां देता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें किस प्रतिशत तक हम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस दिया जाता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन में स्थानीय लोगों को जॉब्स दिलाने में इस तरह के बहुत सारे विषयों में हमने युवाओं को मार्गदर्शन दिया, जिसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि हर महीने लगभग 2 लाख से अधिक लोग स्वरोजगार रोजगार से जुड़ रहे हैं। इसी बीच अगर बात की जाए, इस समिट के दौरान प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, अवार्ड दिए जा रहे हैं। 3 सालों के लगातार अवार्ड दिए गए। तो कैसे इसका सिलेक्शन किया जाता है, किसको अवार्ड देना, और भी किसी तरीकों से प्रोत्साहन किया जा रहा है इन एंटरप्रेन्योर्स का? जो उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहन देने की दृष्टि से एमएसएमई विभाग हर वर्ष अवार्ड्स देते हैं और ऐसे उद्यमी जिनके द्वारा सफलतापूर्वक अपना उद्योग स्थापित करते हुए अपने उद्योग का लगातार उत्तरोत्तर जो बढ़ोतरी की जा रही है उसको इसमें देखा जाता है और किस हद तक स्थानीय लोगों को इसमें जॉब्स दिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, हम इसका परीक्षण करते हैं। कितना एक्सपोर्ट प्रमोशन वो कर रहे हैं, किस हद तक उनके जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं और किस हद तक उनके द्वारा क्वालिटी सर्टिफिकेशंस भी जो है लिए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ों का समावेश करते हुए हमारे द्वारा प्रतिवर्ष अवार्ड्स दिए जाते हैं और अच्छी बात ये भी है कि महिला उद्यमियों को भी बढ़ावा देने के लिए विशेषकर महिला उद्यमियों के लिए भी अवार्ड्स दिए जाते हैं और अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्ति जो उद्यम लगाते हैं उनको भी प्रोत्साहित करने का इसमें प्रावधान किया गया है। किसी भी क्षेत्र में विकास करने के लिए उसकी एक पॉलिसी होना बहुत जरूरी है, नीति होना बहुत जरूरी है और ऐसे हमने देखा 2021 में मध्य प्रदेश में भी एमएसएमई के लिए विकास नीति लाएगी। क्या व्यापक बदलाव जो है उसके बाद देखने को मिले पूरे प्रदेश में? देखिए, पहले जो विकास नीति मध्य प्रदेश की रही है उसमें मुख्य रूप से जो सब्सिडियां दिए जाते हैं, जैसे कि जीएसटी हो, वैट का, आप पहले उसको भरिए, उसके बाद आपको उसका इनपुट टैक्स जो आपने दिया है उसका समायोजन किया जाएगा। या फिर इस तरह से जो अलग अलग टैक्सेस होते हैं, मान लीजिए कि
एंट्री टैक्स है, इस तरह के अलग अलग टैक्सों के लिए अलग अलग प्रावधान थे। 2021 में जो नीति बनाई गई थी, इन सभी को एक पॉलिसी में समाहित करते हुए पूरा मिलाकर 40% तक आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस, यानी कि सभी टैक्सेस का जो आपको रिइंबर्समेंट मिलता है या जितने भी इस तरह के आपको अलग अलग चीज़ों के लिए सहायता मिलती है, तो उन सबको कंबाइन किया जाकर एक सिंगल पॉलिसी लाया गया जिसको इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस के नाम से दिया जाता है, और ये एमएसएमईज के लिए 40% तक मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां पर 40% तक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस दिया जा रहा है। सर, एमएसएमई के साथ आप स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर में भी सेक्रेटरी के नाते अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हम देख रहे हैं पिछले एक लंबे समय से मध्य प्रदेश खेलों का गढ़ बनता जा रहा है। और चाहे शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन हो, 30 देशों के यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स आए, नाथू बरखेड़ा में इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। हमने खेलो भारत, खेलो इंडिया के नाम से जो मुहिम केंद्र सरकार ने शुरू की, यहाँ पर खेलो मध्य प्रदेश शुरू किया। क्या आखिरी जो गांव में बैठा हुआ युवा है, क्या वो भी प्रतिभा दिखा पाएगा उसमें अपनी? उनके लिए क्या किया जा रहा है? आपने बहुत ही सही प्रश्न पूछा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये जो आयोजन हो रहा है प्रतिवर्ष, और हाल ही में 2022-23 का मेज़बानी मध्य प्रदेश सरकार ने किया और बहुत ही सफल आयोजन मध्य प्रदेश ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सफल आयोजन के तारतम्य में उन्होंने कहा है कि हम मध्य प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स भी कराएंगे, यानी कि मध्य प्रदेश के यूथ गेम्स कराएंगे। उसी को मैदान में उतारने की दृष्टि से हमने 15 सितंबर से मध्य प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन प्रारंभ कर दिया है। और जैसे आपने कहा है कि जो खिलाड़ी, जो प्रतिभावान खिलाड़ी जो गांव में हैं, जो किसी कस्बे में हैं, किसी छोटे शहरों में हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिले, उस दृष्टि से हमने इस पूरे आयोजन को 4 चरणों में करने का निर्णय लिया है। ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे और राज्य स्तर पे। इस तरह से इन तमाम खेलों का आयोजन 4 लेवल पे होगा, और इन अलग अलग लेवल्स के माध्यम से जो खिलाड़ी उभर कर आएंगे, जो अपना प्रतिभा दिखाएंगे, जो जिनके पास हुनर भी है और जिनके पास स्टेमिना भी है, और पूरे प्रदेश में जिनका बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा, ऐसे खिलाड़ियों का चयन स्टेट लेवल पे इनको लाया जाएगा। और तत्पश्चात जो हमारे स्टेट के अलग अलग विधाओं में जिनको हमें रिप्रेजेंटेशन देना है, जो आगे चलकर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनका चयन किया जाएगा और उसके माध्यम से फिर हम नेशनल गेम्स और इंटरनेशनल गेम्स के लिए उनको भेजा जाएगा। तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश ऐसे अनोखी गतिविधियों के लिए, ऐसे नवाचार के लिए हमेशा जाना जा रहा है, और मैं समझता हूं कि खेलो एमपी यूथ गेम्स बहुत ही एक 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 माइलस्टोन बनकर एक गेम चेंजर की तरह हमारे मध्य प्रदेश के गेम्स में उभर कर आएगा। सर, एक सवाल मेरा ये था कि आपने ग्वालियर में अपनी सेवाएं दी, इंदौर में अपनी सेवाएं दी, और लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर पहले स्थान पर आ रहा है, पूरी दुनिया जान रही है जिसको, और इसके पीछे कहीं ना कहीं जब क्रेडिट दिया जाता है, आपका बहुत इसमें योगदान है। और जब ग्वालियर में भी आप रहे, अब सोशल मीडिया का युग आ रहा है, तो किस तरीके से हम ज़्यादातर समय अपना सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं, उसका कैसे सदुपयोग किया जाए? और आपके काफ़ी किस्से हमने सुने हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपने आम जनता की समस्याओं को सुना और उनको सुलझाया। निश्चित ही देखिए, ये टेक्नोलॉजी का युग है, और चाहे फील्ड लेवल ऑफिसर्स हों या राज्य सरकारें हों, चाहे वो अधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, सोशल मीडिया के बेहतर उपयोग के माध्यम से जनता के करीब पहुंचने का, जनता के समस्याओं का समाधान करने का, जनता के विचारों को सुनने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और इसी का उपयोग हमने फील्ड में रहते हुए और इधर राज्य शासन स्तर पर भी हमने इसका बेहतर सदुपयोग किया है। और ख़ास तौर पर आज जब चाहे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हो, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के तारतम्य में हो, या फिर जहाँ पर
व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है, बिहेवियरल चेंज जिसको हम कहते हैं, उस मैसेज को जनता तक पहुंचाने के लिए सबसे बेहतर माध्यम सोशल मीडिया है। मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया का हमेशा सकारात्मक उपयोग होना चाहिए और विशेष तौर पर लोगों के सोच में बदलाव लाने का ये सबसे बड़ा माध्यम है जिसका समुचित उपयोग होते रहना चाहिए। आखिरी एक सर आपसे राय लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो एक शिक्षक है वो किसी भी छात्र को जो है वो खुले पानी की तरह होता है, उसको रास्ता दिखाने का काम करता है। आपके पढ़ाए हुए 400 छात्र आज बड़े बड़े सरकारी पदों पर हैं, टॉप लेवल पर हैं और टॉप 10 आईएएस में आप रहे हैं और सबसे देश की सबसे मुश्किल परीक्षा है। लेकिन आजकल मेंटल हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम उभर करके आ रही है। युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ को लेकर के नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सर उन युवाओं को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये है कि इस टेक्नोलॉजी के युग में, सोशल मीडिया के युग में जो जो भी आपके पास मैसेजेस आते हैं, जो विचार आते हैं, उसको एकदम स्वीकार ना करें। उसका जो है पहले सोच समझकर गहराई से उसको उसके अंदर घुसने का प्रयास करें। उसको बहुत ही तीक्ष्णता के साथ उसको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है, हमेशा इनर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर का आत्मविश्वास को आपको हमेशा बढ़ाना चाहिए और उसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ज़्यादा लोगों से बातचीत करना चाहिए, ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ में अपना विचार साझा करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। तब जाकर जो है आप किसी विषय वस्तु के संदर्भ में आगे बढ़िए। आप जो है बहुत जल्दी अचीव करने की बात ना करें। भले ही धीरे धीरे आप अचीव करिए, लेकिन पहले अपने अंदर का आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए अपने कैपेबिलिटीज़ को बेहतर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो जल्दबाजी में कोई भी चीज़ सीखना, कोई भी चीज़ हासिल करना, ये आवश्यक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस दिशा में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के जो समस्याओं में पड़ेंगे भी नहीं, उससे दूर भी रहेंगे और दूसरों को बेहतर मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो आपने सुना हमारे साथ पी नरहरि जी को, जो इस समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं मध्य प्रदेश में सेक्रेटरी एंड कमिश्नर एमएसएमई और साथ ही साथ सेक्रेटरी यूथ एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर के नाते। सर हमारा सौभाग्य रहा जो आपने हमको अपना कीमती समय दिया और उन युवाओं के लिए भी जिन्होंने सुना और बिल्कुल वो आपकी राय को अपने जीवन में अमल लाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद सर।